मेरा नाम दीपाली है। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। अचानक मेरी नंद विधवा होकर अपने मायके आ गई। उसको मेरा सजना संवरना, पति से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बल्कि वो चाहती ही नहीं थी कि मैं खुश रहूं। उससे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती थी। वो मुझसे बहुत जलने लगी थी, क्योंकि वो विधवा हो गई थी। वो तो बनाव सिंगार नहीं कर सकती थी। अब उसने मेरी सास को भी मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। मेरी सास भी अब मुझसे अपनी बेटी के सामने कहने लगी थी कि तुम अपनी विधवा नंद के सामने इस तरह सज संवर कर क्या साबित करना चाहती हो। उनके कहने के मुताबिक जब मैं मामूली से हुलिये में रहती थी तो मेरे पति नाराज हो जाते थे। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मेरे पति हमेशा यही चाहते थे कि मैं उनकी मर्जी के मुताबिक तैयार होकर रहा करूं। एक दिन वो मेरे लिए बहुत सुंदर सी साड़ी लेकर आए थे, उनके कहने पर और उनको खुश करने के लिए। जब मैं उनकी लाई हुई साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो गई, तो मेरी नंद ने जलन की आग में मुझ पर कई दिनों से मेरे साथ अजीबोगरीब हादसे हो रहे थे, और मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। कभी मेरी चीजें गायब हो जाती थी, तो कभी मेरी सुंदर सुंदर साड़ियां गायब हो रही थी, जो मेरे पति को बेहद पसंद होती थी, और कभी तो मेरी सबसे कीमती साड़ियां फट जाती थी। पहले तो मैंने इस बात को मामूली समझा था और नज़रअंदाज किया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मुझे इस बात का अंदाज़ा होने लगा कि ये सब कुछ मामूली नहीं है। इसके पीछे ज़रूर किसी की चाल है, ज़रूर कोई बहुत बड़ी साजिश है जो कि मेरे साथ इस घर में की जा रही है। और वो साजिश कोई और नहीं बल्कि मेरे घर में से ही कोई मेरे साथ ये हरकत कर रहा है। जब भी मैं अपनी कोई चीज़ तलाश करती थी और वो मुझे नहीं मिलती थी, तो मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस होता था। और फिर मुझे अगर वो चीज़ कहीं मिल भी जाती, तो वो बहुत ही गंदी हालत में होती थी। ऐसा लगता था जैसे उसे ज़बरदस्ती किसी ने ख़राब किया है। इसके अलावा वो शादी वाली रात मुझे आज तक याद है, जब मैं अपने घर से विदा होकर अपनी ससुराल में दाखिल हुई थी, तो मेरी नंद ने मेरी शादी वाली ड्रेस के ऊपर दूध गिरा दिया था, जिसकी वजह से मुझे फ़ौरन ही कपड़े चेंज करने पड़ गए थे। मेरी शादी का लहंगा बहुत सुंदर था, जो मेरे पति अपनी पसंद से मेरे लिए लेकर आए थे, लेकिन दूध गिरने की वजह से मुझे वो लहंगा उतारकर दूसरे कपड़े पहनने पड़ गए थे। मैंने अपनी नंद की इस हरकत को बहुत मामूली समझा था और कहा था कि शायद उससे गलती से दूध गिर गया होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तो मुझे अंदाजा होता चला गया कि जिस बात को मैं मामूली समझ रही थी और नजरअंदाज कर रही थी, हकीकत में तो ये सब कुछ मेरे साथ जानबूझकर किया जा रहा है। और ये सब कुछ करने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी विधवा नंद गौरी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो ये सब कुछ आखिर क्यों कर रही थी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता चल चुका था कि वो मुझसे किसी बात का बदला ले रही है, या फिर वो मुझसे जलती है। मैं तो हमेशा उसके साथ नरमी से पेश आती थी। मेरे दिल में उसके लिए कभी कुछ बुरा नहीं था, न मेरा उससे कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो फिर उसकी मुझसे जलने की वजह क्या थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। ना तो कभी मैंने उसका कुछ बिगाड़ा था, और ना ही मैंने कभी उससे कोई ऐसी बात कही थी जिसकी वजह से वो मुझसे नाराज हो जाती और इस तरह की हरकतें या बातें करती। अक्सर मैं इन बातों की वजह ढूंढती रहती थी, लेकिन आज तक मुझे उसकी हरकतों की कोई भी ठोस वजह नहीं मिली थी। लेकिन जब मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी नंद गौरी ये सब कुछ क्यों कर रही है, तो तब मैं बुरी तरह से कांप कर रह गई थी। मुझे विश्वास हो गया था कि सच में गौरी मेरे लिए अपने दिल में जलन लेकर बैठी हुई है। हालांकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, वो ऊपर वाले की तरफ से हुआ था। ये कुदरत का कानून था। मेरी तो इस सब में ना तो कोई गलती थी और ना ही कोई कसूर था। लेकिन वो जब भी मुझे तैयार होता हुआ नए कपड़े पहनते हुए देखती, तो अचानक उसके चेहरे का रंग फक पड़ जाता था। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती थी। उसको जलन महसूस होती थी। कई बार तो वो मुझे बातों ही बातों में ये बात समझा भी चुकी थी, लेकिन मैं इस कदर बेवकूफ़ औरत थी कि उसकी बातों का मतलब कभी समझ ही नहीं पाई थी। हकीकत ये थी कि जब से मेरी शादी इस घर में हुई थी, तब से ही मेरी नंद मुझसे जलती रहती थी। दिल ही दिल में वो मेरे लिए नफरत के बीज बोकर बैठी हुई थी। इस नफरत की क्या वजह थी, ये तो मैं नहीं जानती थी। और ये नफरत एक दिन इतनी आगे बढ़ गई कि उसने न सिर्फ मेरी जिंदगी बल्कि अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। जब से मैं इस घर में विदा होकर आई हूँ, कई बार वो मेरे साथ तरह तरह की साजिश कर चुकी थी। मैंने कभी भी इस बात का जिक्र अपने पति मुकुल से नहीं किया था। मेरी शादी होने से 1 साल पहले ही गौरी विधवा होकर अपने मायके आ चुकी थी,
और दस्तूर के मुताबिक वो सफ़ेद रंग की साड़ी के अलावा और किसी रंग के कपड़े नहीं पहन सकती थी। और इसी तरह विधवा का सजना संवरना भी हमारे समाज में गलत समझा जाता था। इसलिए वो हर समय सफ़ेद रंग की साड़ी में ही नजर आती थी। क्योंकि वो एक औरत थी, तो उसका भी दिल करता था कि वो भी तरह तरह के रंग के कपड़े पहने, अपने आप को सजाया करे, लिपस्टिक लगाए, मेकअप करें, चूड़ियाँ पहने, अच्छे अच्छे कपड़े पहने और जो भी उसकी चाहत हो उसे पूरा कर सके। लेकिन वो ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। कुदरत ने उसको एक ऐसी परीक्षा में डाल दिया था कि वो इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर थी। हमारा समाज उसे ये सब करने की इजाज़त नहीं देता था। फिर भी जब वो मुझे ये सब कुछ करता हुआ देखती थी, तो मुझसे जलती थी। उसका दिल ललचाता था कि वो भी ये सब कुछ करे, लेकिन पाबंदियों की वजह से वो खामोश हो जाती थी और कुछ नहीं करती थी। लेकिन जब भी मैं अपने पति के कहने पर तैयार होती थी या कोई अच्छा कपड़ा पहनती थी, तो अचानक उसका मूड खराब हो जाता था। मैं समझ जाती थी कि वो दिल ही दिल में जल रही है। यहाँ तक कि वो मुझे बातों ही बातों में कई बार ये बात कह चुकी थी कि जब किसी के घर में विधवा नंद हो, तो उसकी भाभी पर यह फर्ज बनता है कि वो अपनी नंद के सामने सजने संवरने में थोड़ी सावधानी किया करे। मैं गौरी की ये बात सुनकर खामोश हो जाती थी। कभी भी मैंने उसे पलटकर कुछ भी नहीं कहा था। उसके सामने सजने संवरने में मैं सावधानी भी किया करती थी, क्योंकि उसने मुझसे कभी भी कुछ भी कहा था तो मैं उसकी बात फौरन मान लेती थी। ना तो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और ना ही अपने आप को ज्यादा संवारती थी। मैं ये सब कुछ सिर्फ उसी के लिए ही करती थी कि कहीं गौरी को बुरा न लग जाए। मैं जानती थी कि मुझे तैयार होते हुए देखकर और मुझे नए नए कपड़े पहनते हुए देखकर उसके दिल में अफसोस होता होगा। मैं सोचती थी कि कहीं वो ये ना सोचे कि मैं उसको जलाने की खातिर ये सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन मैं एक शादीशुदा औरत थी। मेरा पति मुझे हर समय सजा हुआ देखना चाहता था। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, मेरे लिए बाजार से अपनी पसंद की चीजें लेकर आया करते थे। वो चाहते थे कि मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहा करूं और उनकी ख्वाहिश को पूरी किया करूं। इस सब के बावजूद भी मैं हमेशा यही कोशिश करती थी कि मैं सिंपल रहा करूं, ताकि गौरी को तकलीफ महसूस न हो। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मेरा सजना संवरना भी मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरा पति हर समय मुझसे सजने संवरने की चाहत करता था। तो फिर मैं उनकी ख्वाहिश को किस तरह रद्द कर सकती थी? जब मेरी नंद ने कहा कि विधवा नंद के होते हुए घर में ज्यादा तैयार होकर मत रहा करो, तो मुझे फौरन से ही अपनी शादी की पहली रात याद आ गई थी, जब उसने मेरे साथ दूध गिराने वाली हरकत की थी। मुझे इस समय विश्वास हो गया था कि सच में गौरी मुझसे जलन कर बैठी है। इसके बाद भी उसने इस तरह के कई बार कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से मुझे परेशानी हुई थी। और मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मेरी शादी को चौथा दिन था और मैंने अपने पति के कहने पर उसकी पसंद की रेड कलर की साड़ी पहनी थी और डार्क मेकअप किया था, खूब तैयार हुई थी, तो इस समय भी गौरी मुझे बहुत अजीबोगरीब नजरों से देख रही थी। उसने तो मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझसे नफरत कर रही हो, या फिर वो ये सोच रही हो कि ये मेरे सामने तैयार होकर क्यों आ जाती है। तब मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। मैं जैसे ही तैयार होती थी, तो वो अपने कमरे से बाहर निकलकर आ जाती थी और मेरे कमरे की जस्ट बराबर वाला कमरा ही मेरी नंद का था। वो मुझे देख लेती थी। शुरू शुरू में तो मैं तैयार होकर खुशी खुशी उसके पास जाती थी और उसे दिखाया करती थी कि गौरी दीदी, आप मुझे ध्यान से देखिए और बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। तब उसने मुझे देखकर आंखें दूसरी तरफ फेर ली थी और कहा था कि वैसे ही लग रही हो जैसा कि तुम्हें लगना चाहिए। और इसके बाद वो चली गई थी। वो मुझे देखकर खुश नहीं हुई थी। मुझे नहीं पता था कि उसके इस अंदाज की आखिर क्या वजह है। मेरे दिल में हमेशा उसके लिए हमदर्दी रहती थी। एक तो वो विधवा थी और दूसरा वो मेरी इकलौती नंद थी। इसलिए मैं उसे अपनी बहनों की तरह इज्जत देती थी। मगर उसके दिल में क्या चल रहा था, इस बात से मैं अनजान थी। लेकिन जब मुझे उसके दिल की हरकत के बारे में पता चला, तो मैं हैरान रह गई थी। मुझे उसकी बातें महसूस तो होती थी, लेकिन मैं नज़रअंदाज करती थी कि शायद मुझे गौरी से ये सब कुछ नहीं पूछना चाहिए था। इसके बाद मैं सावधानी करने लगी थी। मेरे मायके से जब मुझे मेरी मम्मी ने खाने पर बुलाया, तो मैं अपने साथ अपने पति, सास और गौरी को भी ले गई थी। और उस दिन मेरे पति ने मुझसे कहा था कि आज तो मेरी पसंद की साड़ी पहनोगी। उनके कहने पर मैंने वही किया था जैसा उन्होंने कहा था। जैसे ही मैं और मेरे पति तैयार होकर कमरे से बाहर आए, तो मुकुल ने अपना हाथ मेरे आगे किया और कहने लगे कि मेरा हाथ पकड़ो। हम दोनों साथ में खड़े हो गए थे। उन्होंने गौरी से कहा कि गौरी,
ज़रा हम दोनों की एक फ़ोटो तो ले लो। जैसे ही मैंने अपना मोबाइल गौरी को दिया, तो गौरी ने अपने हाथ में मोबाइल नहीं लिया। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर ज़मीन पर गिर गया और वो बहाना बनाने लगी। कहने लगी कि नहीं, मेरे हाथ से मोबाइल छूटकर गिर गया। अब मैं आपकी कोई फ़ोटो नहीं ले सकती। इसके बाद मोबाइल की जो हालत हुई थी, वो सिर्फ मैं ही जानती थी। उसकी तो पूरी स्क्रीन ही टूट गई थी। असली वजह यही थी कि वो हम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहती थी। उसका खुद का तो पति नहीं था। वो इस बात से भी जलती थी कि उसके भाई की पत्नी क्यों है। जब भी मुकुल मेरी बात करते थे या मेरे करीब आने की कोशिश करते थे, तो गौरी से ये बर्दाश्त नहीं होता था। वो हम लोगों के पास से उठकर चली जाती थी या फिर कोई ऐसी बात कर देती थी कि जिससे हमारा माहौल खराब हो जाता था। इसी तरह वो कई समय से मेरे साथ यही सब कुछ करती आ रही थी। एक दिन तो उसने हद ही कर दी थी। मेरे साथ जलन में आकर उसने एक ऐसा काम किया था जिस काम की मुझे गौरी से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गौरी मेरे साथ ये सब कुछ करेगी। जब मैं अपनी मम्मी के घर रहने के लिए गई थी और 2 दिनों के बाद ससुराल वापस आई, तो मैं अपनी सास से आकर मिली थी और गौरी के भी गले मिली। दोनों ने मेरा खुशी खुशी स्वागत किया था। अभी मुझे ये तक नहीं पता था कि गौरी मेरे कपड़ों के साथ क्या कर चुकी है। इसी तरह एक दिन मुझे गुजर गया था। फिर भी मुझे आइडिया नहीं हो सका था। लेकिन जब अगला दिन हुआ, तो मेरे पति ने कहा कि तुम तैयार हो जाओ, आज हम दोनों बाहर खाना खाने के लिए चलेंगे। काफी दिन गुजर गए हैं, हम दोनों साथ में बाहर नहीं गए, इसलिए आज तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। मुझे भी ऑफिस से आज जल्दी ही छुट्टी मिल गई है, इसी बहाने बाहर चलते हैं। उनकी बात मानकर मैं तैयार होने लगी थी, लेकिन जैसे ही मैं अपने कपड़े निकालने के लिए कपड़ों की अलमारी की तरफ गई, तो अलमारी के अंदर का नज़ारा देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। क्योंकि अलमारी में मौजूद मेरी जितने भी सुंदर सुंदर और कीमती साड़ियाँ थीं, उन सभी को कैंची से अलग अलग जगह से काटा जा चुका था। पहले मैंने एक साड़ी निकाली, फिर उसको मैंने दूसरी साइड में रख दिया। इस तरह जब मैंने कई और साड़ियाँ देखी, तो मैंने फौरन मुकुल को बताया और कहा कि मुकुल, ये देखिए, मेरी साड़ियों की क्या हालत हुई है। मेरी साड़ियों को क्या हो गया? मैं तो इनको बिल्कुल ठीक छोड़कर गई थी। मुकुल भी ये सब देखकर हैरान रह गए थे। वो मुझसे कुछ कहने लगे कि मैं नहीं जानता हमारे कमरे में कौन आया था, किसकी है ये हरकत, लेकिन ज़रूर ये किसी ने जानबूझकर किया है, क्योंकि इस तरह की कोई भी बात पहले कभी हमारे घर में नहीं हुई। तो फिर आज ये सब कैसे हो गया? किसने किया है ये सब? अभी हम दोनों यही बातें कर रहे थे कि मुकुल ने अपनी मम्मी को बुलाया और कहा कि मम्मी जी, आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए कि अलमारी में मौजूद दीपाली की साड़ियों का क्या हाल हो गया। ये सब देखकर मैं तो बिल्कुल ही दंग रह चुकी थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जैसे ही मेरी सास ने ये सब कुछ देखा, तो वो भी मुझे अजीबो-गरीब नज़रों से देखने लगी थी। मैंने महसूस किया था कि जैसे वो सबका इल्ज़ाम मुझे ही देना चाह रही हूँ। जैसे ही उन्होंने मुझे उन नज़रों से देखा, तो मैंने अपना ध्यान अपने पति की तरफ कर लिया और कहा कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ कौन कर सकता है? कौन है जो मेरी खुशियों का दुश्मन बन चुका है? तब मेरी सास ने कहा कि जो कुछ होना था, वो हो चुका। तुम एक लापरवाह लड़की हो। तुमने ही अपना सामान ठीक से नहीं रखा होगा। अब इस बात को ख़त्म करो। मैं दोबारा इस मामले में कोई बात न सुनूं। ये बात इसी कमरे में रह जाए और गौरी तक इस बात का जिक्र ना किया जाए तो बेहतर ही होगा। इतना कहते हुए वो वहां से चली गई थी। मैंने अपने पति को देखा और कुछ कहे बिना ही अलमारी बंद कर दी थी। मेरे पति ने कहा कि मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वो भी शायद ये सब देखकर परेशान हो गई हैं। मैं खामोशी से अपने बिस्तर पर आकर बैठ चुकी थी और मुझे सबका शक गौरी पर हो रहा था। मैं जान चुकी थी कि ये सब कुछ गौरी ही कर सकती है, क्योंकि वो बातों ही बातों में मुझसे कई बार कह चुकी थी और उसकी बातें मुझे अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी कि उनका मतलब क्या होता है। लेकिन मैं फिर भी नज़रअंदाज करके बैठी थी। मुकुल ने जब मुझे परेशान होते हुए देखा, तो मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया था और कहने लगे कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घरों में ऐसी छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती हैं। साड़ियाँ ही तो खराब हुई हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और खरीद कर दे दूंगा, बल्कि इससे भी अच्छी खरीद कर ला दूंगा। लेकिन इस बात का जिक्र अब तुम किसी से नहीं करोगी। मम्मी ने भी कहा है कि ये बात कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, तो नहीं जानी चाहिए। मैं तुमसे इसी तरह की उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ कॉपरेट करोगी और आगे तमाशा बनने से बचा लोगी, क्योंकि दीपाली, मैं नहीं चाहता हमारे घर का माहौल ख़राब हो जाए या फिर कोई भी ऐसी बातों की मैं अपने घर में 2 लोगों के बीच इंसाफ करता फिरूं।
इसलिए बेहतर होगा कि इस बात को तुम यहीं पर ख़त्म कर दो। मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा सुंदर साड़ी खरीद कर ला दूंगा। और तुमने जो साड़ी अभी पहनी हुई है, उसमें भी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अगर चाहो तो मेरे साथ ऐसे ही चलो, या फिर कोई और ऐसी साड़ी बच गई है जो तुम अभी पहन सको। हम चलते हैं। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें वहां से शॉपिंग पर लेकर चलूंगा। मुकुल और उनकी हमदर्दी भरी बातें मेरे जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकती थी। फिलहाल मैं क्या कर सकती थी? खामोश रहने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ना चाहते हुए भी मुझे मुकुल के साथ जाना पड़ गया था, और खुद को ये समझाना पड़ा था कि आइंदा से मुझे अपने कमरे को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इसी तरह कई दिन गुजर गए थे, लेकिन मेरी नंद गौरी का व्यवहार मेरे साथ अभी तक ठीक नहीं हुआ था। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे दिन ब दिन उसका व्यवहार मेरे साथ और भी खराब होता जा रहा है। इस सब का जिम्मेदार न जाने कौन था। मैं तो ऐसा कोई काम भी नहीं कर रही थी जो उसके खिलाफ हो, लेकिन फिर भी वो मुझे सजा दिए जा रही थी। अब तो गौरी ने हद ही कर दी थी। वो एक के बाद एक साजिशें मेरे खिलाफ करती जा रही थी। लेकिन इस बार जो उसने मेरे साथ साजिश की थी, उसने अपनी माँ को, मतलब मेरी सास को, मेरे खिलाफ ही करना शुरू कर दिया था। वो हर समय उनके कान भरती रहती थी और कहती थी कि भाभी कोई काम नहीं करती हैं, सारा दिन दुल्हन की तरह बन ठन कर अपने पति के इंतजार में बैठी रहती हैं। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। मेरी पूरी कोशिश ही होती थी कि मैं सुबह जल्दी उठूं, घर के सारे काम करूं, सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करूं, अपनी सास की खूब सेवा करूं। यहाँ तक कि मैं गौरी को भी काम करने से मना किया करती थी। मेरी कोशिश हमेशा यही होती थी कि मैं घर के सारे काम खुद ही किया करूं। लेकिन मेरी सास मुझसे कहती थी कि तुम दोनों मिल बांट कर काम किया करो, तो इसलिए गौरी दिन में एक दो काम कर देती थी। फिर भी वो मुझसे नाराज और रूठी हुई रहती थी। 1 साल पहले होने वाले हादसे ने गौरी को पागल कर दिया था, और वो इस सब का कसूरवार मुझे समझ रही थी। गौरी की शादी मेरी सास के किसी पुराने रिश्तेदार से हुई थी। गौरी इस लड़के से मोहब्बत करती थी और उसे बेहद पसंद करती थी। उसका नाम रितेश था। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, और गौरी ने रितेश को हासिल करने के लिए अपने घर वालों की नाराजगी भी उठाई थी। हालांकि गौरी की माँ नहीं चाहती थी कि गौरी का रिश्ता उन लोगों के यहाँ पर हो। इस सब के बावजूद भी गौरी ने अपनी बात मनवाने के लिए हर हद पार कर दी थी। यहाँ तक कि उसने ये भी सोच लिया था कि अगर उसके घर वालों ने रितेश से उसकी शादी नहीं करवाई तो वो इस घर से भाग जाएगी। अब उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा हो गया था, क्योंकि रितेश के अलावा उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आता था। जब मेरे पति मुकुल ने और मेरी सास ने गौरी की यह हालत देखी, तो वो दोनों मजबूर हो गए। उन्होंने रितेश के साथ गौरी की शादी करवा दी थी। गौरी की सास तो बड़ी ही अकलू टाइप की औरत थी। उसने गौरी को बहुत बुरे दिन दिखाए थे। यहाँ तक कि वो औरत मेरी ससुराल जाकर छोटी छोटी बात पर मेरी सास को जलील भी किया करती थी। वो गौरी को कोई भी काम करने नहीं देती थी। अगर वो अपने पति के लिए तैयार होती तो उसकी सास फौरन उससे कहती थी कि अभी और इसी समय अपने कपड़े बदल लो। मुझे तुम सजी हुई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हो, बल्कि बहुत जहर लगती हो। तुमने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। तुमने उस पर जो जादू किया है उसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम अच्छे कपड़े पहनकर और सज संवर कर अच्छी बनकर मेरे बेटे के आगे आ जाती हो, और तुम चाहती हो कि उसको तुम्हारे अलावा कोई नजर ही नहीं आए। उसकी सास का कहना था कि मेरे जीते जी मैं तुम्हें कभी इस काम में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें कभी भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। तुमने मेरे बेटे को फंसाया है। जबरदस्ती उसके साथ शादी करके इस घर में आकर मेरे बेटे को अपनी तरफ कर लिया है। मैंने तो अपने बेटे के लिए अमीर परिवार की लड़की और सुंदर लड़की देखी थी, तुम जैसी लड़की नहीं। तुम इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ आई हो। मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगी। तुमने मेरे सारे किरे कराए पर पानी फेर दिया। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तो अपनी पसंद की लड़की इस घर में लाना चाहती थी, और ये गम कभी मैं अपने दिल से नहीं निकाल सकूंगी। और तुम्हें इस घर में वो अहमियत नहीं दूंगी जिसकी तुम हकदार हो और उम्मीद करती हो। मैं तुम्हें कभी सुकून से नहीं रहने दूंगी। गौरी, ये बात कान खोलकर सुन लो। तुमने इस घर में आकर और मेरे बेटे से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। तुमने न सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद की है, बल्कि मेरे बेटे की जिंदगी भी तुम बर्बाद कर चुकी हो। मैं जल्द से जल्द अपने बेटे को तुमसे आजाद करवा कर ही रहूंगी। इसी तरह के और कई सारे शब्द भी गौरी की सास उससे कहती थी। उसको शादी के बाद सजने संवरने का हक भी नहीं देती थी। लेकिन इस जुल्म और सितम के बाद भी गौरी ने उस घर में रहना चाहा था।
क्योंकि वो रितेश को ही अपना सब कुछ मान चुकी थी। अगर वो अपने ससुराल वालों की शिकायत या फिर अपने पति की शिकायत लेकर अपने मायके आती, तो किस मुंह से आती? जिन लोगों की खातिर उसने अपने मायके वालों को छोड़ना तक चाहा था, अब उनके पास वो कैसे लौटकर आ सकती थी? इसी तरह गौरी ने कई मुश्किलें देखी थी। इस सब में गौरी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन मेरी भी तो कोई गलती नहीं थी। वो जो कुछ भी कर रही थी, इसमें उसका जो कसूर था, सिर्फ और सिर्फ उसकी सास का था। उसकी सास अगर उसके साथ ये जुल्म और सितम करती थी, तो वो अपना हिसाब उनसे ले। लेकिन गौरी का ये हक नहीं बनता था कि वो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करे। मैंने तो उसकी सास को भी कभी देखा भी नहीं था। मैं तो उन लोगों को कभी जानती भी नहीं थी, क्योंकि मेरी शादी से पहले ही वो विधवा हो चुकी थी। एक दिन जब गौरी अपनी दोस्त के घर पर गई हुई थी, तो मुझे मेरी सास ने गौरी के बीते हुए समय का हाल सुनाया था, जिसको सुनकर मैं कांप गई थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा शरीर ठंडा पड़ चुका है। उसकी इतनी दर्दनाक कहानी थी। ऐसी कहानी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। जो कुछ गौरी के साथ हकीकत में हो चुका था, वो बहुत खतरनाक था। और हकीकत ये थी कि जिस दिन गौरी को अपने पति की मौत का पता चला, उस दिन गौरी अपने पति के लिए तैयार होकर खड़ी थी, उसका इंतजार कर रही थी। उसकी सास तब घर में मौजूद नहीं थी। उसने सोचा कि आज वो अपने पति के पसंद के कपड़े पहनेगी और उसकी पसंद के मुताबिक तैयार होगी, जो उसके पति को अच्छा लगेगा और वो खुश हो जाएगा। उसने अपने पति को खुश करने के लिए वो सब कुछ किया था जो एक पत्नी करती है। उसने अपने पति के लिए उसकी पसंद का खाना भी बनाया था, और जैसे ही वो घर आएगा तो वो उसको सरप्राइज देगी। इस तरह गौरी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और उसका पति भी दिल से खुश हो जाएगा। लेकिन गौरी ये नहीं जानती थी कि उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म होने वाला है। ऊपर वाला उससे एक ऐसी परीक्षा लेने वाला है कि अगर वो उसको भूल न भी चाहे तो भूल नहीं पाएगी। जिस समय वो अपने पति के लिए तैयार होकर उसका इंतजार कर रही थी, असल में तभी से ही उसकी परीक्षा का समय शुरू हो चुका था। गौरी का पति तो वापस आ गया था, लेकिन वो जिंदा हालत में नहीं आया था। वो मर चुका था। उसके पास शायद जिंदगी इतनी ही थी। उसके दिन जैसे पूरे हो गए थे। वो इस दुनिया से चला गया था, लेकिन वो गौरी के लिए परीक्षा और आजमाइशों के अलावा कुछ भी छोड़कर नहीं गया था। गौरी ने जबरदस्ती अपने माता पिता के खिलाफ होकर रितेश से शादी तो की थी, लेकिन उसको खुशियां नसीब नहीं हुई थी और ना ही उसकी सास ने उसको अपनाया था। गौरी तैयार होकर अपने पति का दरवाजे पर खड़ी हुई इंतजार कर रही थी कि अचानक उसके पति की लाश उसको देखने को मिली थी। बस वहीं से वो पागल हो गई। उसने अपने आप को नहीं संभाला था और ना ही उसको कुछ और समझ आ रहा था। उसका पति काम से वापस आते समय एक हादसे का शिकार हो गया था। इस एक्सीडेंट में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मेरी सास ने इसके आगे मुझे बताया कि रितेश की मौत पर ऐसा लग रहा था कि जैसे गौरी पागल हो गई है और उसकी दुनिया उजड़ गई। जिसकी खातिर वो जी रही थी, वही इंसान उसकी जिंदगी को उजाड़ कर खुद सुकून की मौत मर गया। उसके पास तो कुछ भी बाकी नहीं बचा था। अभी उसके पति की अर्थी घर में मौजूद थी कि उसकी सास ने उसको वहां से निकालने की कोशिश की थी और कहा था कि ये हमारी खुशियों की दुश्मन बन गई है। मेरे बेटे की मौत की वजह यही है कि ये मेरे बेटे को खा गई, उसकी जिंदगी को खा गई। मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे बेटे ने इसके साथ शादी तो कर ली थी, लेकिन वो खुश नहीं था। इस लड़की ने एक पल भी मेरे बेटे को खुशी नहीं दी थी। वो डायन बनकर मेरे बेटे की जिंदगी को खा गई है। इसलिए बेहतर होगा कि ये मेरे घर से चली जाए। मैं इसे एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ये इस घर में रही तो मुझे कुछ हो जाएगा। ये मेरे बाकी के बचे हुए परिवार को भी बर्बाद कर देगी। इसे देखकर मुझे अपने बेटे की मौत याद आती रहेगी। वो समय याद आता रहेगा जब मैं इसको इस घर में बहू बनाकर लाई थी। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में और भी मुसीबतें आएं। इसलिए बेहतर होगा कि अभी और इसी समय गौरी को इस घर से निकाल दो। और गौरी तो उस समय अपने होश में भी नहीं थी। उसे नहीं पता था कुछ भी। वो अपनी सास की बातों को अपने दिल पर कैसे लेती, क्योंकि उसके होशो हवास तो खत्म हो चुके थे। वो एक ही हालत में मुर्दों की तरह पड़ी थी। उसे न दिन का होश था और न ही रात का होश था। उसको तो दिमाग के दौरे पड़ने लगे थे। गौरी की जो हालत उन दिनों में हुई थी, ऐसी हालत ऊपर वाला किसी की ना करे। मेरी सास ने कहा कि बहू, तुम मेरी बहू हो। जब भी मुझे अपनी बेटी का समय याद आता है तो मैं कांप जाती हूँ। मेरी बेटी ने बहुत दुख देखे हैं, बहुत गम सहे हैं। अगर अनजाने में वो तुमसे कोई बात करे तो भगवान के लिए उसको माफ कर दिया करो। ये अब इस दुनिया में जीने लगी है। पहले तो किसी से बात भी नहीं करती थी।
कुछ भी नहीं खाती थी ना पीती थी। उसे तो अपना होश ही नहीं था, बस एक ही हालत में अपनी जिंदगी को गुजार रही थी। कई बार तो उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की है, लेकिन ऊपर वाला उसको लंबी जिंदगी दे। मैं हर बार वक्त पर पहुंच जाती थी और उसको बचा लिया करती थी। इसीलिए मैं हर समय उसके साथ साए की तरह रहती हूँ। ये सोचती हूँ कि कहीं अपने साथ वो कुछ कर न बैठे। मैं तुम्हें भी यहाँ सब कुछ समझा रही हूँ कि गौरी की बातों को दिल पर मत लिया करो। मैंने अपनी सास के मुंह से जब गौरी की दर्दनाक कहानी सुनी तो मेरी आंखें नम हो गई थी। मैं उनके करीब गई, उनसे गले मिली और उनसे कहा कि मम्मी जी, मैं जानती हूँ एक माँ को उसकी औलाद का गम बूढ़ा कर देता है। मैं जानती हूँ कि आपके साथ भी यही सब कुछ हो चुका है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। बन ठन कर रहना, सजना संवरना, ये सब कुछ मेरा हक बनता है। और फिर आपके बेटे का इसमें क्या कसूर है? वो अपनी पत्नी को अपने हिसाब से रखना चाहता है, बना सवरा देखना चाहता है। फिर मैं कैसे उसकी चाहत को पूरी ना करूं? मेरी बात सुनकर मेरी सास पूरी तरह से खामोश हो गई थी। वो मेरी बात को समझ गई थी। अभी हम दोनों यही बात कर रहे थे कि गौरी घर में आ गई थी। वो फिर से मुझे अजीबो-गरीब नजरों से देखने लगी थी। मैं वहां से उठकर वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन गौरी के बीते हुए समय ने मुझे चौंका कर रख दिया था। मैं डर गई थी कि कहीं गौरी जलन में आकर मेरे साथ कुछ बुरा न कर बैठे। मैं जानती थी कि जो चाहते उसकी पूरी नहीं हो सकी, वो मुझे और अपने भाई को इस तरह से पति पत्नी के रिश्ते में खुश और हंसते बसते हुए देखकर बहुत बुरा महसूस करती है। उसे मेरी खुशी हजम नहीं होती, क्योंकि उसके साथ भी बुरा हुआ था और जैसा उसके साथ हुआ वो उसी नज़र से मुझे भी देख रही थी। मेरी सास ने आज जिस अंदाज में मुझे उसका बीता हुआ समय बताया था और फिर उसकी कहानी बताने के बाद गौरी की हरकतों को नज़रअंदाज करने के बारे में कहा था, तो मैं जान चुकी थी कि गौरी ज़रूर मेरी सास से मेरे बारे में कोई ना कोई बात करती रहती है। लेकिन फिर मैं खामोश हो गई थी। मैं अपने दिमाग को दूसरी तरफ लेकर गई और अपनी सुहानी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। मैं सोचने लगी कि आज मैं अपने पति के लिए अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। जब वो कमरे में आएंगे तो मैं तैयार होकर बैठ जाऊंगी और फिर अपने कमरे में ही उनकी खुशी का ख्याल रखूंगी, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि मेरी सास को भी अब मेरा बन ठनकर रहना अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए आज रात में अपने कमरे में ही तैयार होंगी। मेरे पति को मेरी ये अदा बहुत पसंद आई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है तुम हमारे घर के हालात को समझने लगी हो। मैंने मुस्कुराकर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं इस खूबसूरत समय में कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से हमारे कमरे का माहौल खराब होता। हम दोनों ने बहुत सुंदर टाइम स्पेंड किया था, बहुत सारी बातें की थी। मुकुल ने मेरी सुंदरता की बहुत तारीफ की थी और इसी तरह हम अपने भविष्य के लिए भी काफी सारे प्लान्स बना रहे थे। अभी हम दोनों यही बातें कर रहे थे कि अचानक मेरी सास ने दरवाजा खटखटाया। मैं और मेरे पति अचानक से हैरान रह गए थे, क्योंकि ये आधी रात का समय था और इस समय मेरी सास का दरवाजा बजाना हमें बहुत अजीब लगा था। अचानक मेरी सास को न जाने क्या प्रॉब्लम आ गई थी। इसी परेशानी में मेरे पति जल्दी से भागकर दरवाजे की तरफ गए थे और दरवाजे को खोला। सामने देखा तो मेरी सास मौजूद थी। कहने लगी कि बेटा जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आकर देखो, उसको कुछ हो गया है। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर चलो। जैसे ही मैंने गौरी के बारे में ये सब कुछ सुना तो मैं कुछ संभल नहीं पाई थी। मुझे ये ख्याल आया कि मैं इन कपड़ों को उतार देती हूँ और जो तैयारी मैंने की हुई है उसे भी मैंने मुंह धोकर उतार दिया था। गौरी की परेशानी में मैंने जल्दी से अपना हुलिया ठीक किया और अपने पति और सास के पीछे भाग गई थी। जैसे ही मैं गौरी के कमरे में पहुंची तो वो बिल्कुल सही सलामत अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो रो रही थी, बहुत ही अजीबो गरीब बातें कर रही थी। शायद वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है, या फिर वो अपने भाई और मुझे करीब आता हुआ नहीं देख सकती। शायद इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। जब हम उसके पास गए तो उसने कहा कि भैया, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी मुझे कुछ हो जाएगा और मुझे सांसें भी रुक रुक कर आ रही हैं। तो मुकुल ने उसको एक नींद की गोली दे दी थी और कहा कि ये खाकर सो जाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हम काफी देर तक उसके कमरे में ही बैठे रहे थे। जब वो गहरी नींद में सो गई तब उसके बाद ही हम वापस अपने कमरे में आए थे। मेरी सास बार बार मुझे देख रही थी और गौरी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, तो कभी अपने भाई की तरफ देखकर रोने लग जाती थी। उसके मुस्कुराने से मुझे यही बात समझ आई थी कि शायद उसने ये सब कुछ नाटक किया है और ये एक साजिश है। मुझे सब कुछ समझ आ चुका था, लेकिन फिर मैं खामोश हो गई थी और आकर सो गई थी।
उसके बाद मुकुल भी आकर सो गए थे और हमारी सारी बातें वहीं की वहीं अधूरी रह गई थी। मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। मायूसी और नाउमीद के साथ मैं सो गई थी। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन हर गुजरता हुआ दिन मेरे लिए एक नई आजमाइश और परीक्षा की वजह बन रहा था। कभी गौरी मेरे साथ कुछ कर रही थी, तो कभी कुछ कर रही थी। न जाने उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही थी। एक दिन जब मैं शीशे के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी, तो गौरी मेरे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी कि वैसे आप बहुत बेशर्म हैं। आपके साथ अब तक कितना कुछ हो चुका, लेकिन आप ये सब कुछ करने से बाज नहीं आ रही। आपसे मम्मी कितनी बार कह चुकी है कि ये सब कुछ मत किया कीजिए, लेकिन फिर भी आप वही करती हैं जिस काम को आपसे मना किया जाता है। ऐसा सब कुछ करने से आपको सुकून मिलता है। मैं जब भी आपको ऐसे करते हुए देखती हूँ तो तड़प उठती हूँ। मुझे मेरे बीते हुए समय की सारी कहानियां याद आ जाती हैं। मैं कांप जाती हूँ। मेरा दिल करता है कि तुम्हें इसी समय घर से निकाल दूं, लेकिन खामोश हो जाती हूँ। अपने भाई की तरफ से मजबूर हूँ। वो तुमसे इतनी मोहब्बत जो करता है, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन भाभी, तुम ये याद रखना कि तुम्हारे साथ एक दिन बहुत बुरा होगा अगर आप यही सब कुछ लगातार करती रहीं तो, और अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं भी कुछ करने से बाज नहीं आऊंगी। मैं उसकी बातें खामोशी से सुनती रही। जब उसने मुझसे ये सब कुछ कहा और धमकी दी तो मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी थी। मैंने कहा कि गौरी, आखिर तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी वजह से तो मैं बहुत सावधानी करती हूँ। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती, लेकिन आज तुम मुझे पूरी बात बताओ और अच्छे तरीके से ये समझाओ कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम आखिर किस बात का मुझसे बदला ले रही हो? तब गौरी ने जो बात मुझे बताई, उसे सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब उसने मुझसे कहा कि मुझे आपसे नफरत हो चुकी है भाभी, आपको खुश और मुस्कुराता हुआ देखकर मुझे बहुत जलन होती है। अपने भाई के साथ आपको खुश देखकर मुझे अपने पुराने समय की याद आ जाती है। इसलिए आप मेरे सामने मत आया करो। इतनी बात कहकर वो मेरे कमरे से चली गई थी और मैं भी उसके पीछे पीछे गई, ताकि मैं अपनी सास को इस बारे में बता सकूं कि गौरी ने मुझसे इस तरह की बात कही है। इससे पहले कि मैं अपनी सास के पास जाकर उनसे कोई बात करती, मैं जैसे ही उनके कमरे में गई तो गौरी अपनी माँ से मेरे बारे में बहुत ही अजीब व गरीब बातें कर रही थी। मैं भी बिना सोचे समझे चली गई। तब गौरी ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, आप देखिए, ये आपके सामने है। अभी इसने मुझसे खुद ही कहा है कि मुझे जलाने के लिए तैयार होती है और जानबूझकर के ये मेरे सामने आ जाती है ताकि मुझे तकलीफ हो। इसको देखकर मुझे दर्द हो और मुझे अपना बीता हुआ समय याद आ जाए। वो समय याद आ जाए जब मुझे मेरी सास ये सब कुछ करने से रोकती थी, और जिस तरह से ये सच संवर कर रहती है, ये सब कुछ अब मैं नहीं कर सकती। तभी मेरी सास ने मुझे नफरत भरी नजरों से देखा। मैंने कहा कि मम्मी जी, आप इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। ये झूठ बोल रही है। मैंने तो इससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, बल्कि यही मुझे ढेर सारी बातें सुनाकर आ गई है। हालांकि गौरी बहुत गलत गलत बातें कर रही थी। मैं तो वही सारी बातें आपको बताने के लिए यहाँ आई हूँ। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जो बातें ये कर रही है, इस तरह की कोई बात हमारे बीच नहीं हुई। तब मेरी सास ने मुझे गुस्से से देखते हुए कहा कि मुझे तुमसे इस सब की उम्मीद नहीं थी दीपाली। मैंने तो तुम्हें ये सब कुछ बताया था और समझाया भी था कि ऐसा वैसा कुछ मत करना, लेकिन फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। आखिर तुमने वही सब कुछ कर दिखाया जिसका मुझे तुमसे डर था। तुम जानबूझकर मेरी बेटी को जलील और रुस्वा करने पर तुल चुकी हो। तुम चाहती हो कि इसका भाई इसके खिलाफ हो जाए और हमारे घर का माहौल खराब हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम मेरी बेटी को और बेइज्जत नहीं कर सकती। वो पहले ही काफी दुख और गम देख चुकी है, लेकिन अब आगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब मेरी सास ने मुझे ये सब कुछ कहा तो मैं रोती हुई वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई थी। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये लोग मेरे साथ ये सब कुछ करेंगे। गौरी ने तो इतनी सफाई से झूठ बोला था कि मैं सच बोलकर भी झूठी लग रही थी, और मेरी सास ने भी मुझे कई बातें सुना दी थी। मुझे समझ आ चुका था कि यहाँ मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। वो हमेशा अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करेंगी और इसी का साथ देंगी। इस बात ने मुझे और भी तकलीफ में डाल दिया था। मैं रोती रही और अपने आप को समझाती रही कि ये समय भी गुजर जाएगा, बस मुझे सब्र करना होगा। लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी? सब्र की हद होती है, और अब मेरे सब्र की हद खत्म हो चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि आज जब मुकुल घर आएंगे
तो मैं उनसे इस बारे में बात ज़रूर करूँगी और उनसे कहूँगी कि या तो वो मुझे अलग घर में रखें या फिर अपनी बहन को समझाएं कि वो मेरे साथ ये सब कुछ ना किया करे। मैं अभी यही सब कुछ सोच रही थी कि अचानक मुकुल का फ़ोन आ गया। मोबाइल स्क्रीन पर मुकुल के नाम को देखकर मुझे कुछ हौसला मिला था और मैंने सोचा था कि आज मैं उनसे कहूँगी कि वो जल्दी ही घर वापस आ जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मुकुल ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुकुल की बातें मुझ पर तीर की तरह बरस रही थी। मैंने खामोशी से उनकी बात को सुना था और फिर आखिरकार फ़ोन बंद कर दिया था। मैंने उनका कोई भी मैंने उनको कोई भी सफाई नहीं दी थी और ना ही अपने बारे में कोई बात की थी। जब वो सब फैसला कर चुके थे और वो अपनी माँ और बहन का साथ दे रहे थे, तब मेरे बात करने का कोई भी फायदा नहीं था। मेरा खामोश रहना ही बेहतर था। लेकिन मैं कभी भी मुकुल के कहे हुए वो शब्द नहीं भूल पाई थी जो उन्होंने मुझे कॉल पर कहे थे। जब उन्होंने मुझे कहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो? तुमने क्यों मेरी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं? यहाँ तक कि तुम उससे कह रही हो कि वो हमारे घर से चली जाए। तो तुम ये सब कुछ कहने वाली होती कौन हो? तुम्हारा कहना है कि मेरी बहन की वजह से तुम्हारा सुकून बर्बाद हो रहा है और मेरी माँ तुमसे सारा दिन घर का काम करवाती है, या फिर इस तरह के कोई और इल्ज़ाम तुमने मेरी माँ और बहन पर लगाए हैं। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी दीपाली। तुमने वही सब कुछ कर दिखाया जिसके बारे में मैं तुम्हें पहले दिन से ही रोकता आ रहा था। आखिर तुम मेरी माँ और बहन से चाहती क्या हो? अब मैं अपनी बहन को लेकर कहाँ जाऊँ? अगर उसको इस घर से निकाल दूँगा तो वो बेचारी कहाँ जाएगी? उसका तो इस दुनिया में हमारे अलावा कोई और भी नहीं है और तुम जानती हो कि वो विधवा है। उसकी सास ने तो उसके पति की मौत पर ही उसको घर से निकाल दिया था। हमारे अलावा उसका कोई भी नहीं है, लेकिन तुमसे तो उसका वजूद इस घर में बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अगर वो तुमसे कोई बात भी कर देती है, तो तुम उसको नज़रअंदाज कर दिया करो। वो तुमसे बड़ी है, तुम्हें समझाती है, लेकिन न जाने तुमने उसके बारे में क्या सोच रखा है। तुमने तो मुझे मेरे ही घरवालों की नज़रों में जलील करवाने की ठान ली है। तुम नहीं जानती कि मम्मी जी और गौरी आज कितना रो रही थी। जैसे ही मुकुल ने मुझसे ये सारी बातें की तो मैं खामोश हो गई थी। मेरी आंखों में बरसात की तरह आंसू आ रहे थे। मैंने उनकी बातों को खामोशी से सुना था और फ़ोन बंद कर दिया था। जब वो घर वापस आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन अब उनको ना तो मुझ पर विश्वास हो रहा था और ना ही अपनी बहन पर। वो अजीब सी सिचुएशन में फंस चुके थे, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो बहुत गलत था। हर समय मुझे परेशानी होती थी कि न जाने अब मेरे साथ गौरी क्या करने वाली है। उसी दौरान गौरी ने मेरे साथ एक ऐसा काम किया था जिसकी वजह से मुझे गौरी से थोड़ी भी उम्मीद बाकी नहीं रही थी। इस बात को तो काफी समय गुजर चुका था और मैं भूल भी चुकी थी कि मुकुल ने मुझे एक बहुत ही सुंदर साड़ी लाकर दी थी और कहा था कि इसको पहनकर तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, आज हम खाना खाने के लिए बाहर चलेंगे। मैं खुश हो गई थी। साड़ी पहनकर अच्छे से रेडी होकर मैं बहुत सुंदर लग रही थी। तो गौरी मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तुम मुकुल से इनकार कर दो और कहो कि तुम उसके साथ नहीं जाना चाहती हो और फौरन ही ये साड़ी और मेकअप उतार दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। मैंने गौरी से कहा कि तुम मेरे मामले में बोलने वाली आखिर होती कौन हो? ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है, मैं इसे जिस तरह गुजारूं। और क्यों मैं अपने पति के साथ बाहर न जाऊं? तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम आइंदा मुझसे इस तरह की कोई भी बात मत करना। गौरी गुस्से से मेरे कमरे से चली गई थी। मैं परेशान तो हुई थी, लेकिन मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि वो हर समय इसी तरह की बातें करती रहती थी। मैं जब पूरी तरह से रेडी हो गई और अपनी सास से परमिशन लेने के लिए गई और उनको बताने के लिए गई कि मैं मुकुल के साथ जा रही हूँ, तो गौरी ने मेरे साथ वो किया था जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने तो जुल्म की हद ही पार कर दी थी। उसने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंकने की कोशिश की थी। वो तेजाब मुझ पर तो नहीं गिरा था, लेकिन वो साथ वाली दीवार पर जा गिरा था। वहां पर जैसे ही मैंने देखा, दीवार पर जो शीट लगी हुई थी उसके जलने की बदबू आ रही थी। ये सब कुछ देखते ही मेरे होशो हवास उड़ गए थे। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। इतने में ही मुकुल भी वहां पर आ गए थे। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि उनकी बहन ने उनकी पत्नी के साथ कितनी बड़ी हरकत करने की कोशिश की है। वो बोतल जिसमें तेजाब था अभी तक गौरी के हाथ में ही मौजूद थी। जब मुकुल ने देखा तो वो समझ चुके थे कि गौरी मेरी पत्नी के साथ क्या करने वाली है। अगर आज तेजाब मुझ पर गिर जाता तो शायद मैं हमेशा के लिए मुकुल के काबिल नहीं रहती, या फिर शायद किसी के भी काबिल नहीं रहती और गौरी की तरह अपने मायके में जाकर बैठ जाती। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि उसने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया, क्योंकि मेरी नीयत साफ थी। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया था।
मेरा दिल साफ था, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती थी, इसलिए मेरे साथ भी कुछ बुरा नहीं हो सकता था। जैसे ही मुकुल ने बात की गहराई को समझा, तो उन्होंने गौरी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था और कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? मुझसे मेरी पत्नी ने आज तक तुम लोगों की कोई बात नहीं की। मैं उसको हर वक्त डांटता रहता हूँ और उसको काफी कुछ बुरा भला कह देता हूँ। तुम लोगों ने उसके ऊपर इल्जाम लगाए, मैंने मान लिया। उसको बेइज्जत किया, मैंने ये भी मान लिया। उसके साथ बातचीत करना छोड़ दिया, लेकिन क्या फायदा? आप लोग झूठे निकले, वो सच्ची थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी माँ और मेरी बहन ये सब कुछ कर सकती है। इसके बाद मुकुल ने अपनी माँ को हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहा कि मम्मी जी, आप खामोशी से खड़ी हुई हैं, ये सब तमाशा देख रही थी। आप भी गौरी के साथ इस काम में शामिल हो गई। आप उसको रोक तो सकती थी ना, ये सब कुछ करने से मना भी तो कर सकती थी, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने उसका साथ दिया और नौबत यहाँ तक आ गई। मैंने आज तक अपनी पत्नी की कोई बात सच्ची नहीं मानी और ना ही उसकी बात का विश्वास किया। उसको झूठा समझता रहा और आप लोगों का साथ देता रहा, लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। सच खुलकर मेरी आंखों के सामने आ चुका है और अब आप लोग मुझसे अच्छे की उम्मीद मत रखना। यही सब कुछ कहकर मुकुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मुझे अपने कमरे में ले गए थे और कहने लगे कि अभी और इसी समय अपना सामान पैक करो, हम इस घर से जा रहे हैं। जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं है, जिस घर में उस पर जुल्म करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ तक कि उसकी जान को भी खतरा है, मैं उस घर में हरगिज रहना पसंद नहीं करूँगा। हम दोनों अभी यही बात कर रहे थे और मैं उनको समझा रही थी कि कोई बात नहीं, ऐसा तो हो ही जाता है, आप इस बात को छोड़ दीजिए, हम आपकी माँ और बहन को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। इतने में ही गौरी और मेरी सास आगे बढ़ी और हमारे कदमों में गिर गई थी, हमसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने तो उसी समय गौरी को माफ़ कर दिया था, क्योंकि मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वो मेरे लिए अपने दिल में जलन और नफरत पैदा करके बैठी हुई थी। मेरे पति ने जब देखा तो उनका दिल भी नरम पड़ गया था और वो कहने लगी कि सच में मेरी पत्नी बहुत बड़े दिल वाली है और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। ऊपर वाले ने ऐसी लड़की को मेरी जिंदगी में शामिल किया, वरना जो हालात हैं तो ये मुझे उकसाती और कहती कि अभी और इसी समय इस घर से चलो। आप लोगों की गैर मौजूदगी में भी मेरी पत्नी मुझसे यही कह रही है कि हम इस घर से नहीं जाएंगे। आप लोगों ने इसके साथ अच्छा नहीं किया। फिलहाल जज्बाती वक्त गुजर गया था। मैंने भी गौरी से माफ़ी मांग ली थी और कहा था कि अगर मेरी कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। इसी तरह मामलात बिल्कुल ठीक हो गए थे। बुरा वक्त मेरी ज़िंदगी में आया तो था, लेकिन मैंने सब्र किया था और ऊपर वाले ने मुझे उसका बहुत बड़ा सिला दिया था। वक्त गुजरता गया और गौरी का व्यवहार मेरे साथ धीरे धीरे ठीक होने लगा था, लेकिन मैंने अब एक फैसला किया था। गौरी को बहुत समझाया था कि आखिर तुम ऐसे अपनी ज़िंदगी कब तक गुजारोगी? तुम जवान हो। मैं जानती हूँ कि तुम रितेश से मोहब्बत करती थी, लेकिन वो तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुका है। अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। हम तुम्हारे लिए एक अच्छे हमसफ़र की तलाश करेंगे। उसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना, अपने हर सपने को, अपने हर चाहत को पूरी करना। ये सब कुछ करना उसके लिए आसान तो नहीं था। वो रितेश को इतनी आसानी से अपने दिल से नहीं निकाल सकती थी, मगर हम सब ने मिलकर उसे बहुत समझाया, तो फिर फाइनली कुछ समय के बाद वो मान गई थी और हमने उसकी एक अच्छे लड़के के साथ शादी करवा दी थी। आज मैं भी अपनी ज़िंदगी अपने ससुराल में सुकून से गुजार रही हूँ और गौरी भी अपनी ससुराल में बहुत खुश है और अपने पति के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।